बहुत साल पहले की बात है। जयपुर के जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक गधा रहता था। गधा बहुत आलसी और घमंडी था। वो अपने मालिक का कोई भी काम नहीं करता था। गधा खाने के समय पर आ जाता और खाना खाने के बाद घूमने चला जाता। उस गांव के पास एक पेड़ पर कालो नाम का एक कौवा रहता था। कौवा था बहुत ही मददगार और बुद्धिमान। एक दिन गधा घूमते घूमते उस पेड़ के पास आया। पेड़ के ऊपर उसने कौवे को देखा। फिर दोनों में बातचीत होने लगी। बात करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई। कौवा गधे को हमेशा समझाता रहता था कि अपनी मालिक की बात सुनो और थोड़ा काम भी करो। सुनो दोस्त, तुम थोड़ा अपनी मालिक की बात सुनो, नहीं तो वो तुम्हें एक दिन घर से निकाल देगा। तब तुम कहाँ जाओगे? ऐसे दिन रात इधर उधर मत घूमो। मैं किसी मालिक की बात नहीं सुनूंगा। यदि वो मुझे घर से निकाल देगा तो मैं जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं किसी की बात मानकर नहीं चल सकता। इस तरह कौवे ने गधे को बहुत समझाता था, लेकिन गधा उसकी बात नहीं मानता था। कौवा हमेशा गधे की भलाई के बारे में सोचता रहता था और उसे बचाने का कोशिश करता था। इसी तरह चलता रहा। एक दिन गधा कौवे के पास गया। तब कौवे ने उसे कहा, देखो दोस्त, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आते ही मैं तुम्हें आवाज देकर सावधान कर दूंगा। तब तुम वहां से हट जाना और मुसीबत टल जाएगी। मेरी बात मानो दोस्त, नहीं तो एक दिन मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे भाई, मैं खुद इतना ताकतवर और सक्षम हूँ कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम छोटे जीव हो, तुम्हें खतरों से बचकर रहना चाहिए। तुम मेरी चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करो। दोस्त, अपने ऊपर इतना घमंड मत करो। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मेरा काम तुम्हें समझाना था, तुम्हें समझा दिया। फिर भी तुम सतर्क रहो। इसलिए कहते हैं, दुर्घटना से बचकर रहना मानो अक्लमंद का कहना। कभी शेर के सामने पड़ोगे तो उस दिन समझ जाओगे मुझे तुम्हें सावधान करना चाहिए था, इसलिए मैंने कर दिया। अब तुम पर निर्भर करता है, मेरी बात मानोगे या नहीं। एक दिन गधा एक खेत के पास मिट्टी में लेट रहा था। उसके शरीर पर बहुत मिट्टी लगी हुई थी। इसके बाद वो एक खेत में हरियाली देखकर अंदर चला गया। वहाँ एक मोटा तगड़ा गाय चढ़ रही थी। गाय ने गुस्से में गधे को देखा। गधे को भी गाय को देखकर गुस्सा आ गया। ये देखकर वहाँ कौवा भी आ गया। गधे ने बड़ी बड़ी आंख करके गाय को देखा। क्या देख रही हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो उठाकर पटक दूंगा। ये मेरा इलाका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? ये सुनकर गाय बहुत क्रोधित हो गई। क्या तुम्हारा इलाका? एक गधे होकर तुम्हारा इतना हिम्मत? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये कहकर गाय आक्रमण करने ही जा रही थी। ठीक उस समय कौवा बीच में आ गया।
बहन, मेरी बात सुनो। इस गधे के शरीर में भयानक खुजली का बीमारी है। ये खुजली मिटाने के लिए मिट्टी में लेटता है। देख लो, इसके शरीर में बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है। यदि उसको छुओगी तो वो खुजली आपको भी लग जाएगी। तब मिट्टी में लेटते रह जाओगे, लेकिन खुजली से छुटकारा नहीं पाओगे। आप बुद्धिमान हो, समझ रही हो ना मेरी बात? पास में दूसरा खेत है, इससे भी हरा भरा है। आप वहाँ जाइए और पेट भरकर खाना खाइए। कौवे की बात गाय को समझ आ गई और वो चुपचाप दूसरी खेत में चली गई। इस तरह गधा मार खाने से बच गया। फिर भी गधा का घमंड कम नहीं हुआ था। देख लिया कौवा भाई, गाय मुझसे डर गई। अच्छा हुआ वो मेरे सामने से चली गई, नहीं तो आज उसकी बहुत पिटाई होती। देखो दोस्त, मैंने उसे समझाया और वो मान गई। लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। इतना घमंड अच्छी नहीं है। अरे छोड़ो ये सब बात, मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो किसी को भी पटक सकता हूँ। तुम नहीं जानते मुझ में कितनी शक्ति है? क्या तुम देखना चाहते हो? कौवा सोचने लगा कि अब इसे समझाना व्यर्थ है। घमंड का पर्दा अभी तक नहीं हटा है। फिर कौवा वहाँ से उड़कर अपने घोंसले की ओर चला गया। एक दिन गधा खेत में चढ़ रहा था। उसी समय एक बाघ जंगल से निकलकर खेत के तरफ आ रहा था। वो अपनी शिकार के तलाश में था। गधे ने बाघ को नहीं देखा, लेकिन कौवा ऊंची डाल पर था, इसीलिए उसने बाघ को तुरंत देख लिया। वो समझ गया कि गधे के प्राण संकट में है। तब उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इधर बाघ ने लगातार कौवे का चिल्लाने की आवाज सुनकर रुक गया। उसने सोचा, अरे ये कौवा इतना चिल्ला क्यों रहा है? ये लगातार चिल्लाने की आवाज मेरे लिए खतरे की घंटी है। अभी सब गांव वाले आएंगे और मुझे लाठी से पीट पीट कर मार देंगे। इससे अच्छा होगा कि मैं जंगल में चला जाऊं। ये सोचकर बाघ ने अपनी जान बचाने के लिए जंगल के तरफ भाग गया। उसी समय गधे की नजर बाघ पर पड़ गई। घमंडी और मूर्ख गधे ने सोचा कि बाघ उससे डरकर भाग रहा है। ऐसा लगता है कि बाघ मेरे बारे में नहीं जानता था, वरना यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। अब जब उसने मुझे देखा तो डर के मारे भाग गया। मैं अभी उससे और डराता हूँ ताकि ये दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना कर सके। बाघ भाग रहा था, तब गधा भी उसका पीछा करने लगा। घमंड के कारण मूर्ख गधा बाघ के ठीक पीछे ही दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते दोनों जंगल में पहुंच गए। बाघ ने मुड़कर देखा कि गधा पीछे आ रहा है, तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे लगा कि मैं शिकार के तलाश में गया था, यहाँ खुद शिकार मेरे पास दौड़े चला आ रहा है। ये तो किस्मत की बात है। सोचते ही सोचते बाघ गधे के ऊपर आक्रमण कर दिया। गधे का घमंड चूर चूर हो गया। गधे की मूर्खता और घमंड के कारण बाघ ने उसे मारकर खा लिया।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खतरों से दूर रहना चाहिए, बुद्धिमान की राय माननी चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है। चंपकनगर के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में लाली नाम की एक हिरनी अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। उसका बच्चा सीनू बहुत ही चंचल था। कभी कभी वो अपने माँ को ना कहकर अकेला घर के बाहर चला जाता था। उसे लेकर लाली हर वक्त चिंता में रहती थी। बेटा सीनू, मेरी बात मानो, जंगल में अकेला इधर उधर मत घूमो। जंगल में बहुत सारा खतरनाक जानवर है, वो तुम्हें खा जाएंगे। अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम घर में ही रहा करो। जब तुम थोड़ा बड़ा हो जाओगे, मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊंगी और जंगल के नियम कानून के बारे में सिखाऊंगी। मेरी बात मानो बेटा। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। आज से मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। सीनू अपनी माँ की बात मानकर घर में ही रहता है। मगर एक दिन जब लाली खाना लाने के लिए बाहर गई थी, तभी सीनू धीरे धीरे घर से निकलकर जंगल में चला जाता है। घूमते घूमते वो घने जंगल में पहुंच जाता है। इधर लाली अपने बेटे को घर में ना पाकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। उधर एक झाड़ियों के पीछे से एक भेड़िया सीनू को देख रहा था। जब वो थोड़ा निकट आता है, तब भेड़िया झाड़ियों से निकलकर सीनू के सामने आ जाता है। अरे वाह, आज तो मीठा मीठा स्वादिष्ट भोजन मिल गया मुझे। भेड़िए को देखकर सीनू डर जाता है। फिर धीरे धीरे कहता है, कौन हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोका तुमने? मुझे जाने दो, घर जाना है मुझे। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मैं तो शिकारी हूँ और तू मेरा शिकार। अब मैं तुझे खाने वाला हूँ। नहीं नहीं, मत खाओ मुझे। मेरी माँ मेरी चिंता करेगी, जाने दो मुझे। उधर लाली अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। तभी लाली को कुछ दूर से अपना बच्चा दिखाई देता है और वो भागकर उसके पास जाती है और कहती है, छोड़ दो मेरे बच्चे को। अगर उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं आज तुम दोनों माँ बेटे को खा जाऊंगा। बहुत दिनों बाद हिरण का मांस खाने को मिलेगा मुझे। बेटा सीनू, तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं इस बदमाश को रोक के रखती हूँ, भाग जाओ। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैं कह रही हूँ ना, भाग जाओ यहाँ से। ये भेड़िया हमें नहीं छोड़ेगा। मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। जल्दी चले जाओ बेटा। अपनी माँ की बात मानकर सीनू रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। और भेड़िया ने लाली को अपना शिकार बना लेता है, फिर उसे खा जाता है। उसके बाद वो सीनू को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिलता। सीनू को ना पाकर भेड़िया निराश हो जाता है। अरे, ये हिरण का बच्चा कहाँ चला गया? अगर ये शेर महाराज के पास जाकर सारी बात बता दी तो शेरराज मुझे मार देगा। शेर से बचने के लिए मुझे कुछ उपाय सोचना होगा जिससे शेरराज मुझे गलत ना समझे। ये सोचकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है।
सुबह होते ही बकरी अपने घर के सामने रोने लगती है। उसे रोते देखकर भालू उसके पास आता है। अरे बकरी बहन, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? भालू भाई, मेरा बच्चा कल रात से गायब है। मैं पूरा जंगल ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो बहुत छोटा है भालू भाई, मुझे बहुत डर लग रही है। तुम परेशान मत हो बहन, मैं जंगल के सभी जानवरों को उसे ढूंढने के लिए कहता हूँ। इतना कहकर भालू वहां से चला जाता है और शेरराज से मदद लेने के लिए उसके पास जाता है और सारी घटना शेरराज को बताता है। महाराज, बकरी का बच्चा कल रात से गायब है। रो रो कर उसका हाल बहुत खराब हो गई है। आप कुछ कीजिए महाराज। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर भेड़िया बकरी के बच्चे को लेकर वहां पहुंचता है। शेरराज और भालू हैरान होकर भेड़िए के तरफ देखते हैं। अरे भेड़िया, तुम्हारे साथ ये बच्चा किसका है? कहाँ मिला ये बच्चा? महाराज, ये तो वही बकरी का बच्चा है। इसके बारे में ही अभी आपको बता रहा था। ये बच्चा कल रात से गायब है। हाँ महाराज, कल रात जंगल में मैंने सुना कि बकरी का बच्चा गायब है और तभी मैं उसकी तलाश में निकल गया था। ये एक तालाब के पास बैठकर रो रहा था, वहीं से मैं इसको आपके पास लाया हूँ महाराज। अरे वाह भेड़िया, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम जंगल के ईमानदार जानवर हो। आज से इसी तरह कमजोर जानवरों की मदद करना। भेड़िया खुश होकर वहां से चला जाता है। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, अगर वो हिरन का बच्चा शेरराज को बताने भी आएगा तो शेरराज उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और कहेगा भेड़िया बहुत ईमानदार है। उधर हिरन का बच्चा रोते रोते शेर महाराज के पास आता है। महाराज, भेड़िया मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार दिया है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? भेड़िया तो बहुत ईमानदार है। मैं आपको सच कह रहा हूँ महाराज, भेड़िया ने ही मेरे माँ को मार दिया। सीनू ने सारी बात शेर महाराज को बताता है, लेकिन शेरराज उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। फिर सीनू निराश होकर रोते हुए वहां से चला जाता है। इस तरह कुछ महीना बीत जाता है। शेर महाराज और भेड़िए की दोस्ती और गहरी हो जाती है और सीनू भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। इधर दिन व दिन शिकार बढ़ जाने के कारण जंगल के जानवर बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। फिर सारे मिलकर शेर महाराज के पास जाते हैं। महाराज, जंगल में शिकार बहुत बढ़ गया है। हर दिन कोई ना कोई जंगल में मरता ही रहता है। आप कुछ कीजिए महाराज। तुम सब सही कह रहे हो, लेकिन इसका पता कैसे लगाया जाए? ये सब कौन कर रहा है? हमें उसको रंगे हाथों पकड़ना होगा। भेड़िया शेर के पास खड़ा होकर मन ही मन कहता है, अरे भाई, इन बेवकूफ़ों को कौन बताएगा कि ये सब कांड मेरा ही है। तुम सब जितना भी कोशिश कर लो, मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। फिर सारे जानवर निराश होकर वहां से चले जाते हैं। भेड़िया भी शेरराज से विदा लेकर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, अब मेरा राजा बनने का सही समय आ गया है। हाँ, अब जंगल के सारे जानवरों को शेरराज के खिलाफ भड़काकर अपने तरफ करूंगा।
अगर एक बार मैं राजा बन गया ना तो पूरा जंगल मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। भेड़िया शेराज को हटाकर खुद राजा बनने के बारे में योजना बनाता है। फिर वो कुछ जानवरों को एकजुट करता है। तब एक बंदर कहता है, समझ नहीं आ रहा है भाई कि इस जंगल के जानवरों को कौन शिकार बना रहा है। ये बात तो सच है कि जंगल का माहौल बहुत खराब हो गया है, लेकिन शेर राजा भी इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हमें नया राजा चुन लेना चाहिए जो ईमानदार हो और अच्छा भी। हाँ भेड़िया भाई, बात तो तुमने सही कहा। शेराज अब बूढ़ा हो गए हैं। अगर मैं राजा होता ना तो मैं कुछ भी करके उस शिकारी को ढूंढ ही लेता और उसे जान से मार देता। भेड़िए की बात सुनकर सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं। तभी बंदर कहता है, अरे भेड़िया भाई, क्यों ना तुम ही राजा बन जाओ। तुम ईमानदार भी हो और अच्छा भी। बंदर की बात सुनकर भेड़िया बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, अरे यार, मेरी चाल तो काम कर गई। अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो। शेरराज अभी जिंदा है। हाँ, लेकिन तुम सब कह रहे हो तो ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर तुम सब जंगलवासियों को मेरा साथ देना होगा। भेड़िया जंगल के जानवरों के साथ बातें कर ही रहे थे। उधर एक झाड़ियों के पीछे से सीनू सब कुछ सुन रहा था। वो भेड़िए का पूरा चाल समझ गया। अगर ये बदमाश भेड़िया राजा बन गया तो पूरा जंगल बर्बाद कर देगा, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किसी भी तरह इसका पर्दा फांस करना ही होगा। लेकिन कैसे? अगर शेराज के पास जाऊंगा तो वो मेरी बात मानेगा ही नहीं। मुझे इसके खिलाफ कुछ सबूत ढूंढना होगा और इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। आज से हर वक्त मैं इसका पीछा करूंगा, ये कहाँ जाता है और क्या करता है। फिर सीनू भेड़िया का राज खोलने के लिए चोरी छुपे उसका पीछा करता है। इस तरह 2 दिन बीत जाता है। एक दिन सीनू भेड़िए का पीछा कर रहा था। तभी उसने देखा कि भेड़िया एक मेमने को देखकर रुक जाता है और वह मेमने को बहुत ध्यान से देखने लगता है। ये देखकर सीनू भी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा और तगड़ा शिकार मिल गया है। इसे देखकर ही तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसे आज मजे से खाऊंगा। इतना सोचकर भेड़िया इधर उधर अच्छी तरह से देख लेता है। फिर सोचता है, आसपास कोई भी नहीं है, मैं इसे चुपचाप पकड़ लेता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सब देखकर सीनू को पता चल जाता है कि ये भेड़िया अब मेमने को पकड़ने ही वाला है और सीनू ऐसा ही एक मौके का तलाश में था। फिर वह मन ही मन कहा, अभी ये बिल्कुल सही समय है। आज तो मैं इसे रंगे हाथों पकड़वाऊंगा। इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं अभी शेर महाराज के पास जाता हूँ। फिर सीनू भागते हुए शेर महाराज के गुफा में जाता है और कहता है, महाराज महाराज, जल्दी मेरे साथ चलिए, नहीं तो वो भाग जाएगा महाराज। अरे क्या हुआ? किसके बात कर रहे हो? कौन भाग जाएगा? आप जल्दी मेरे साथ चलिए, मुझे उस शिकारी का पता चल गया है। जल्दी चलिए महाराज। फिर शेर महाराज दौड़ते हुए सीनू के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर सीनू कहता है, महाराज आप इधर कुछ देर छुपे रहिए और देखिए ये भेड़िया क्या करता है। उधर भेड़िया मेमने को पकड़ने ही वाला था और मेमना हाथ जोड़ रहा था। नहीं, मुझे मत मारना भेड़िए भाई। मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
तुम तो एक ईमानदार और अच्छे जानवर हो। सारा जंगल तुम्हारा सम्मान करते हैं, तो ये सब क्यों कर रहे हो? अरे मैं कोई ईमानदार जानवर नहीं हूँ। आज तक इस जंगल में जितने भी प्राणी लापता हुआ है वो सब मैंने ही किए हैं। अब तुम भी लापता हो जाओगे। भेड़िए के मुंह से इस बात को सुनकर शेरराज आश्चर्य हो जाते हैं। मैं ये सब बातें शेर महाराज को बताऊंगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। अरे ये सब बताने के लिए तुझे शेरराज के पास जाना होगा, लेकिन मैं तो तुझे खा जाऊंगा, तो फिर कौन बताएगा? अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तभी शेर महाराज झाड़ियों से निकलकर भेड़िए के पास जाते हैं। शेरराज को देखकर भेड़िया घबरा जाता है और कहता है, अरे महाराज, आप यहाँ? अरे भेड़िया, तू तो आस्तीन का सांप निकला। जंगल के सारे जानवर तुझ पर कितना भरोसा किया था और तू उनके भरोसे का फायदा उठाया। नहीं महाराज, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसका मदद कर रहा था। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब मुझे समझ में आया, उस दिन तूने ही सीनू के माँ को मारा था। मुझे उसी वक्त सीनू की बात पर यकीन कर लेना चाहिए था और तुझे तभी खत्म कर देना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। अब कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया ना, तो जंगलवासी मुझे माफ नहीं करेंगे। इतना कहकर शेरराज भेड़िए के ऊपर झपट पड़ता है और कुछ ही देर में भेड़िए को मार गिराता है और सभी जानवरों से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने एक गद्दार को अपना दोस्त बनाया था। मैं अब राजा बनने का लायक नहीं हूँ। तुम सब अब जिसको राजा बनाना चाहते हो उसको चुन लो, मैं खुशी खुशी अपना स्थान उसे दे दूंगा। नहीं महाराज, आप ही हमारे राजा हैं और आप ही रहेंगे। हमें आप जैसा दयालु और ईमानदार राजा कभी नहीं मिलेगा। और उस दिन से सारे जंगलवासी शेर को ही अपना राजा मान लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।